अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आया नॉलेज फेयर विद मी फातिमा जुदून। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जी डेटरेंस थ्योरी एंड प्रैक्टिस विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया एंड पाकिस्तान का टॉपिक। तो डेटरेंस को अगर हम देखें तो इसकी डेफिनेशन है जी अ स्ट्रेटजिक इंटरैक्शन दैट रिलाइज ऑन थ्रेट्स यूजुअली ऑफ मिलिट्री रिटेलिएशन दैट कॉन्स्टिट्यूट कमिटमेंट्स टू यूज़ फोर्स इन द इवेंट ऑफ एग्रेशन। यानी ये क्या है कि एक इंटरैक्शन है दो स्टेट्स के दरमियान के जो कि रिलाई कर रहे होते हैं थ्रेट्स के ऊपर। यानी अगर एक स्टेट जो है वो एक एक्ट ऑफ एग्रेशन दिखाती है तो दूसरी स्टेट जो है वो क्या कहती है, रिटेलिएशन में उसको दोबारा से एग्रेशन दिखाती है या धमकी देती है उसको कि हम जो है वो आपके अगेंस्ट फोर्स का यूज़ करेंगे। इस तरह जो दो स्टेट्स होती है वो जो थ्रेट होता है उसको जो है वो रोक रही होती हैं, थ्रेट टू को इनटू वार उसको रोक रही होती हैं एक दूसरे के दरमियान में। अब डेटरेंस का जो है वो बेसिकली मतलब ही है कि रोकना, कि दो स्टेट्स जो है वो क्या कर रही होती है, रोक रही होती हैं एक दूसरे को किसी भी थ्रेट से, किसी भी वार के अंदर जाने से। अब डेटरेंस जो है वो एक रोमन कोटेशन है बहुत ज़्यादा मशहूर, जिसका मतलब है प्रिपेयर फॉर वार सो यू कैन बिल्ड पीस। यानी अगर आप वार के लिए तैयार होंगे तो ही आप पीस को बिल्ड कर सकेंगे। डेटरेंस पे भी यही सिचुएशन है कि आप जो है वो अपने वेपन्स को बना रहे होते हैं, क्रिएट कर रहे होते हैं, न्यूक्लियर वेपन्स बना रहे होते हैं ताकि आप किसी दूसरी स्टेट का जो एग्रेशन है, जो आपको वो थ्रेट दे के वो जो है वो इंटरवीन करेगी आपकी स्टेट के अंदर, उसको रोक सकें और पीस को बिल्ड कर सकें अपनी स्टेट के अंदर। अब जब डेटरेंस होती है तो स्टेट्स जो है वो रेशनली एक्ट कर रही होती हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि कॉस्ट ऑफ एग्रेशन क्या होगी। क्योंकि एक के पास अगर न्यूक्लियर वेपन है या कोई भी टेक्नोलॉजी है तो दूसरी स्टेट के पास भी ऑब्वियसली वही वाली न्यूक्लियर वेपन है, वही वाली टेक्नोलॉजी है, तो वो जो है वो रिटेलिएट करेगा उस एग्रेशन के अगेंस्ट अगर कोई स्टेट एग्रेशन दिखाती है तो। इसलिए स्टेट्स जो है वो एग्रेशन नहीं दिखाती एक दूसरे के अगेंस्ट। अब डेटरेंस जो है वो इसका मतलब है रोकना। अब स्टेट्स जो है वो जब न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर कर लेती हैं और उससे जो है वो डिटेयर करती हैं दूसरी स्टेट को, तो उनका जो बिहेवियर होता है वो चेंज हो जाता है। वो किस तरह बिहेव कर रही होती है, इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंस होती है स्टेट्स की, यानी वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती, फिजिकली इंटीग्रेट किसी भी स्टेट को वो नहीं करने देती अपनी स्टेट के अंदर, और कोई भी स्टेट जो है वो उनको थ्रेटन नहीं कर सकती जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है। ठीक हो गया। जो भी वायलेंस है उसके ऊपर जो है वो स्टेट्स लिमिट कर रही होती हैं कि अगर एक जो है वो वायलेंस दिखाएगी तो दूसरा भी वायलेंस दिखाएगा तो इससे क्या होगा कि म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन होगी, जो कि हम कोल्ड वार के एरा के अंदर देखते हैं कि म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन का जो फिनोमेना था उसकी वजह से क्या हुआ था कि कोई भी वायलेंस हमें देखने को नहीं मिला था कोल्ड वार के अंदर, क्योंकि जो दोनों सुपर पावर्स थी दोनों के पास ही क्या था जी, न्यूक्लियर वेपन था, और दोनों ने उसको यूज़ नहीं किया क्योंकि दोनों को पता था अगर एक यूज़ करेगा तो दूसरा भी यूज़ करेगा, और इससे क्या होगा कि म्यूचुअली डिस्ट्रक्शन होगी। तीसरे नंबर पर क्या है जी, किस तरह बिहेव करी होती है स्टेट, डिफेंस बैलेंस का फिनोमेना के ऊपर ये वो करी होती हैं कि स्टेट्स जो है ख़ुद को क्या करेंगी, डिफेंड करेंगी दूसरी स्टेट के एग्रेशन से, और जो न्यूक्लियर स्टेट्स हैं वो क्या करेंगी, एक न्यूक्लियर एम्ब्रेला प्रोवाइड करेंगी नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स को अगर उनके ऊपर जो है वो अटैक हो जाता है किसी भी न्यूक्लियर स्टेट से। अब अगर बात करें डेटरेंस की ड्यूरिंग द कोल्ड वार एरा, तो कोल्ड वार एरा में जो डेटरेंस थी वो जनरल डेटरेंस थी, यानी किसी भी एक स्पेसिफिक थ्रेट के अगेंस्ट वो डेटरेंस नहीं थी। वो थी जी ओवरऑल जो एनिमी है उसको जो है वो ये इंप्रेशन देना कि भाई हम जो है वो रिटेलिएट कर सकते हैं, हमारे पास पावर है, और ये लॉन्ग टर्म के लिए थी। जैसे हमने देखा कि दो सुपर पावर्स थी, वो क्या कर रही थी, अपनी नई टेक्नोलॉजीज़ लेके आ रही थी, नए जो है वो वेपन्स लेके आ रही थी ताकि दूसरे के थ्रेट को जो है वो डिटेयर किया जा सके कि वो जो है वो एक्ट ऑफ एग्रेशन शो ना करवाए दूसरी सुपर पावर के ऊपर। ठीक हो गया। उसके अलावा हम देखते हैं जी अलायंस फॉर्मेशन हुई कोल्ड वार एरा के दौरान, जिसमें नेटो बना था जी 1949 में, और वार्सा पैक्ट बना था जो कि यूएसएसआर का था, और नेटो जो है वो यूएस लेड कर रहा था इसको। तो ये जो अलायंस बने थे, और ये दोनों ही जो थे सुपर पावर्स थे उस टाइम के, और दोनों ने ही जो है वो अपनी जो अलाइड स्टेट्स थी, अलायंस थे इनके, उनको जो है वो उन्होंने प्रॉमिस किया था कि ये जो है वो उनको एक न्यूक्लियर एम्ब्रेला प्रोवाइड करेंगे अगर न्यूक्लियर स्टेट जो है वो उनके ऊपर अटैक कर देती है। इसकी बेस्ट एग्जाम्पल अगर हम लें तो जो
कोरियन वार हुई 1950 में, यूएस ने जो है वो इंटरवीन किया कोरिया के अंदर 1950 में कि यूएसएसआर को ये बताने के लिए कि उसकी जो इंटरवेंशन है, क्योंकि यूएसएसआर ने पहले इंटरवीन किया था कोरिया के अंदर, तो फिर यूएस ने किया और उसने उसको ये बताया कि जो तुम्हारी इंटरवेंशन है वो एक्सेप्टेबल नहीं है किसी भी स्टेट के अंदर। ये जो है वो शो करता है कि यूएस जो है वो उस वक्त भी खुद को जो है वो हीरो के तौर पर दिखाना चाहता था और यूएसएसआर को एक विलन के तौर पर दिखाना चाहता था। उसके अलावा इसकी कोल्ड वॉर एरा में हमें एक और इवेंट देखने को मिलता है, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। इसमें जो है वो क्या था जी, एक एक्ट ऑफ एग्रेशन दिखाया यूएसएसआर ने, और उसने जो है उसने अपने न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो डिप्लॉय किए जी क्यूबा के अंदर, और एज अ रिजल्ट यूएस ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स डिप्लॉय किए आई थिंक तुर्की और इटली में। तो वहाँ पर जो है वो ये क्या हुआ कि एक एक्ट ऑफ एग्रेशन दिखाया यूएसएसआर ने, तो उसकी फुल उनसे रिटेलिएशन आई यूएस की तरफ से, और क्या हुआ कि वहाँ पर ये जो क्राइसिस था ये वहाँ पर डिटेयर हो गया, क्योंकि दोनों सुपर पावर्स थी, दोनों ने जो है वो डिप्लॉयमेंट की, दोनों के जो एक्ट ऑफ एग्रेशन था दोनों ने दिखाया, जिसकी वजह से जो थ्रेट था कि थर्ड वर्ल्ड वॉर का वो जो है वहाँ पर ही ख़त्म हो गया। अब अगर हम बात करें डेटरेंस थ्योरी एंड प्रैक्टिस विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया एंड पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान और इंडिया दोनों ही ने जो है वो एनपीटी, सीटीबीटी, टीटीबीटी, ये सारी जो ट्रीटीज़ थी, इंटरनेशनल ट्रीटीज़, ताकि जो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन है उसको ख़त्म किया जाए, तो इनको साइन नहीं किया था। उसके अलावा जो नॉर्थ कोरिया है इन लोगों ने भी साइन नहीं किया था, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया मेन जो कंट्रीज़ थी इन्होंने इसको साइन नहीं किया। उसके बाद 1979 में इंडिया ने जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स को टेस्ट किया, आपने स्माइलिंग बुद्धा का नाम दिया उसको। फिर पाकिस्तान ने जो है वो ज़्यादा कोशिशें करना शुरू कर दी कि वो न्यूक्लियर वेपन को एक्वायर करेगा। फिर 1998 में पाकिस्तान ने भी एक्वायर कर लिया, लेकिन इस सब के पीछे रीज़न ये था कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो है वो 1965 और 1971 की दो बड़ी वार्स जो हैं वो लड़ी गई थी, और इसमें जो है वो पाकिस्तान इन वार्स से सीटो और सेंटो का मेंबर था, जो कि यूएस की जो है वो अलायंसेस थे। तो यूएस जो है वो उस वक्त पाकिस्तान को मिलिट्री सपोर्ट दे रहा था, लेकिन 1965 और 71 की वार में जो है वो उसने मिलिट्री सपोर्ट नहीं दी पाकिस्तान को, और उसके बाद पाकिस्तान ने जो है वो रियलाइज़ करना शुरू किया कि पाकिस्तान के पास जो है वो अपनी न्यूक्लियर वेपन्स होने चाहिए, ताकि जो उसका जो एनिमी है, जो कि हर लिहाज से उससे जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, उसकी साइज़ में, उसकी इकॉनमी में, मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ में, तो उसके पास, पाकिस्तान के पास एक न्यूक्लियर वेपन होना चाहिए, ताकि इन फ्यूचर अगर इंडिया जो है वो हम पर अटैक कर भी देता है तो हम जो है वो उसको क्या कर सके जी, रिटेलिएट कर सके। उसके बाद 71 में जो है वो 79 में सॉरी इंडिया ने जो है वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स को टेस्ट किया, 98 में पाकिस्तान ने बना लिया, 99 में जो है वो कारगिल वार जो है वो शुरू हो गई पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। लेकिन ये जो है वो फुल फ्लेज वार नहीं थी, एक छोटी सी लिमिटेड वार थी, जिसको हमने जो है वो पढ़ा था टाइप्स ऑफ वार में कि लिमिटेड वार क्या होती है। उसके बाद पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 2001 और 2 में मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन हुई, मुंबई अटैक्स हुए, पुलवामा अटैक्स हुए इंडिया के अंदर, फिर इंडिया ने जो है वो सर्जिकल स्ट्राइक्स की पाकिस्तान के अंदर। तो ये सारे इवेंट्स हुए, लेकिन ये फुल फ्लेज वार में कन्वर्ट नहीं हुए, क्योंकि दोनों स्टेट्स को पता था कि दोनों स्टेट्स के पास जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तो जो है वो क्या होगा, अगर एक ने अटैक किया तो ये किसकी तरफ लेकर जाएगा, म्यूचुअली डिस्ट्रक्शन की तरफ लेकर जाएगा। अब अगर डेटरेंस की पॉलिसी की बात करें इंडिया और पाकिस्तान की, तो इंडिया की जो पॉलिसी है वो हेजमोनिक है। इंडिया जो है वो अपना एक हेजमोनिक क्या कहते हैं डोमिनेशन चाहता है इस साउथ एशिया के रीजन के ऊपर, और इसमें जो है वो उनकी जो लीडर्स हैं उनकी पॉलिसीज़ ये बताती हैं। जैसे गांधी की पॉलिसी है वो जाओ ग्रेटर इंडिया की तरफ जाते हैं। चाणक्य कोतादिया ने अपनी बुक अर्थशास्त्र में भी यही लिखा, ग्रेटर इंडिया के बारे में लिखा कि सारे के सारे रीजन्स को मिला के हम एक अखंड भारत का रीजन बनाएंगे। तो इंडिया की बेसिकली जो पॉलिसी है वो हेजमोनिक है। जबकि पाकिस्तान की पॉलिसी की हम बात करें तो वो नेशनल सिक्योरिटी के बारे में, पाकिस्तान ये कहता है कि वो जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स को अटेंड करेगा, किस लिए कि उसको जो है वो उसका जो नेबर है वो जो है वो उसका एक राइवलरी है, बिकॉज राइवलरी जो कि उसकी ज़्यादा ताकतवर है, इसलिए पाकिस्तान के पास एक न्यूक्लियर वेपन होना चाहिए, ताकि इनके सब एनी इमरजेंसी, इनके एनी वार, पाकिस्तान जो है वो खुद को क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके उसके राइवलरी से, विदाउट एनी इंटरडिपेंडेंस ऑन यूएस और चाइना। अब इस रीजन में डेटरेंस के लिए दोनों जो स्टेट्स हैं एक दौड़ में लगी हुई हैं, आर्म्स रेसेस चल रही हैं दोनों के दरमियान, कि एक जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल्स जो है वो अक्वायर करता है उसकी टेक्नोलॉजी की, तो दूसरा भी जो है वो क्या करता है जी, उसकी दौड़ के पीछे लग जाता है कि उसके पास भी जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल्स होने चाहिए। और दोनों ही स्टेट्स जो है वो अपनी जो जीडीपी है उसका 2.5-2.6% जो है वो स्पेंड कर रही हैं अपने डिफेंस के ऊपर, लेकिन स्टिल इतनी ज़्यादा स्पेंडिंग की वजह से भी, इतने ज़्यादा जो मिलिट्री एक्वायर करें या टेक्नोलॉजी एक्वायर करें या डेटरेंस के लिए, उसकी वजह से भी जो है वो इस साउथ एशिया के रीजन के अंदर जो डेटरेंस है वो फुल फ्लेज ये जो है वो एक्वायर नहीं कर सके।
क्यों नहीं कर सके? क्योंकि इनकी जो स्ट्रैटेजीज़ हैं वो बिल्कुल डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर जा रही है। जैसे इंडिया जो हेजेमोनिक पावर की तरफ जा रहा है कि उसको जो हेजेमनी चाहिए इस रीजन के अंदर, जबकि पाकिस्तान जो है नेशनल सिक्योरिटी की तरफ जा रहा है कि उसको नेशनल सिक्योरिटी चाहिए। किसी भी केस में अगर ज़रा सा भी इंडिया अटैक करता है पाकिस्तान के ऊपर या कोई भी हमला होता है छोटा सा, पाकिस्तान जो है लाजमी तौर पर रिटेलिएट करेगा और इंडिया की रिटेलिएशन दोबारा से आएगी और इस तरह क्या होगा, जंग शुरू हो जाएगी। इसलिए इनको चाहिए कि अपनी जो स्ट्रैटेजीज़ हैं उनको मिल बैठ कर एक ही डायरेक्शन में लेकर जाना चाहिए, ताकि इन फ्यूचर कोई भी जो थ्रेट है, कोई भी वार है, उसको जो है वो प्रिवेंट किया जा सके। जो 2 मेन इश्यूज़ ये स्टेट्स फेस कर रही हैं या करेंगी इन फ्यूचर, तो वो है जी कश्मीर इशू और टेररिज्म। अगर फ्यूचर की हम बात करें कि डेटरेंस थ्योरी जो है वो किस तरह फ्यूचर के अंदर एप्लीकेबल होगी दोनों स्टेट्स के दरमियान, तो कश्मीर इशू है सबसे बड़ा इशू दोनों स्टेट्स के दरमियान। दोनों जो है वो इसको रिजॉल्व नहीं कर पा रही। इसमें जो है पॉसिबल है कि दोनों जो है कन्वेंशनल वार की तरफ जाएँ और वो मे भी कन्वर्ट हो जाए न्यूक्लियर वार के अंदर, क्योंकि ये एरिया जो है वो उसको जो न्यूक्लियर अपना ये साइंटिस्ट हैं वो कहते हैं कि ये जो है वो न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट रीजन है, क्योंकि किसी टाइम यहाँ पर जो है वो न्यूक्लियर वार हो सकती है, क्योंकि 2 स्टेट्स जो हैं यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियर स्टेट्स हैं। उसके अलावा जो टेररिज्म का हमारे पास मसला है दोनों स्टेट्स के दरमियान, एक में जो है वो अटैक होता है, टेररिस्ट अटैक होता है, तो दूसरा जो है दूसरे को ब्लेम करता है। इस तरह जो है वो कॉन्फ्लिक्ट के ज़्यादा एक्सपैंड होने का खतरा है इन दोनों स्टेट्स के दरमियान। अब इसका सोल्यूशन क्या है कि दोनों स्टेट्स को जो है मिल बैठ के काम करना चाहिए, डिप्लोमेसी के जरिए काम करना चाहिए कि टेररिज्म को सबसे पहले तो जो है वो इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, SCO है, सार्क है, उसमें जो है वो रैड का जो इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है उसमें मिल बैठ के ये काम करें, ताकि जो टेररिज्म है उसको ख़त्म किया जा सके। इस रीजन के अंदर के जो इंस्टेबिलिटी है दोनों स्टेट्स के दरमियान वो ख़त्म हो, और उसके बाद ये इंस्टेबिलिटी जब ख़त्म होगी तो उसके बाद जो है वो दोनों स्टेट्स अपने कॉपरेशन की तरफ जाएंगी। ट्रेड में कॉपरेशन होगा, टेक्नोलॉजी में कॉपरेशन होगा, दूसरी चीज़ों में कॉपरेशन होगा। जब कॉपरेशन होगा तो दोनों स्टेट्स के दरमियान क्या होगी, इंटरडिपेंडेंस होगी। जब इंटरडिपेंडेंस होगी तो अगर एक स्टेट बिलफर्ज किसी दूसरी स्टेट के ऊपर अटैक कर भी देती है तो क्या होगा कि दूसरी स्टेट जो है वो उसके ऊपर अटैक नहीं करेगी, क्योंकि उसको पता है कि अगर हम जो है वो एक दूसरे के ऊपर अटैक करेंगे तो जो हमारा सप्लाई चेन का जो एक फ्लो है वो जो डिसरप्ट होगा और हम दोनों को ही नुकसान होगा। इसलिए एक स्टेट दूसरी स्टेट के ऊपर अटैक नहीं करेगी। लेकिन इन रियलिटी हमें पता है कि दोनों स्टेट्स जो है वो कॉन्फ्लिक्ट से इंस्पायर हैं बहुत ज़्यादा, और दोनों जो है वो आर्म्स रेसेस की तरफ जा रही हैं, और इस तरह जो है वो हमारे दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट है, सिक्योरिटी डायलेमा है, वो दिन ब दिन इंक्रीज़ होता जा रहा है। तो यह था जी आज का हमारा लेक्चर। होपफुली आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।